नमस्कार, मैं हूं नरेश बारी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्विट्ज़रलैंड कैंटन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे काम करता है, कौन सी प्रणालियां हैं, यह पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है और स्विट्ज़रलैंड में संघ शासन यानी केंद्रीय सरकार में कैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कौन से मेथड्स हैं और वो कौन कौन से कानूनों के मामले में लागू होता है। ये हमने देखा था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र से जहाँ तक तात्पर्य का मामला है कि जहाँ कानून का निर्माण, लेजिस्लेशन और जो शासन संचालन है वह जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी से होता है, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। शासन संचालन में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 3 उपकरण हमने उस वीडियो में देखे थे। एक था लोकसभा यानी लैंडजेसिमाइंड और दूसरा था रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह और तीसरा था आरंभक यानी इनिशियल्स, आरंभक। तो ये तीनों केंद्र के स्तर पर कहाँ अनिवार्य हैं और कहाँ ऐच्छिक हैं, ये हमने उस वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैंटन में तीनों उपकरण उपलब्ध हैं, भले वो लोकसभा का हो, रेफरेंडम का हो या आरंभक का हो। लोकसभा स्टार्ट करते हैं पहले मेथड से, लैंडजेसिमाइंड्स। इसमें क्या होता है कि जैसे विधायिका व्यवस्थापिकाएं काम करती है वैसे ही लोगों से बनी हुई संस्था वैसे ही काम करती है जैसे आज की व्यवस्थापिका या विधायिका कार्य करती है। यह विधि केवल कैंटनों में है। एक पूर्ण कैंटन ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटन ओबवाल्डेन, निडवोल्डेन, इनर अपेंजेल और आउटर अपेंजेल में यह फंक्शनल है, कार्यरत है। यानी जनता व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करके सिर्फ कैंटन के जो विधानमंडलों के अधीन जो कार्य कानून है वो बना सकती है। लोक केंद्रीय विधि का ऐसा कानून नहीं बना सकती। केवल सिंपल शब्दों में देखें तो राज्य सूची के विषयों से संबंधित जो कानून है उन्हीं पर भी केवल लोकसभाएं कार्य करती हैं। ये जनसभाएं स्वतंत्र नागरिकों की राजनीतिक सभाएं होती हैं। प्रत्येक वयस्क पुरुष नागरिक को जनसभाओं की बैठक में भाग ले सकता है, वयस्क पुरुष नागरिक, और उसे बोलने और मत देने का अधिकार होता है। प्रतिवर्ष अध्यक्ष का चुनाव करती हैं। ये प्रभुत्व संपन्न होती हैं, अर्थात समाज की राजनीतिक सत्ता इस सभा में निहित होती है। ये कानून बनाती है और कानूनों का पुष्टिकरण करती हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये वैसे ही काम करती हैं जैसे कोई संसद कार्य करती है। बस संसद के जो सदस्य होते हैं वो जनता के चुने होते हैं, जबकि इसमें जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, जबकि लोकसभा में जो सदस्य होते हैं इसमें लैंडजेसिमाइंड्स में उनमें जो सदस्य होते हैं वो जनता स्वयं होती है, जनता स्वयं इसकी सदस्य होती है। इन सभाओं के कार्य क्या होते हैं? इन सभाओं के कार्य अलग अलग कैंटन में अलग अलग है। हमने ये देखा कि एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटन में लोकसभाएं फंक्शनल है। तो इन अलग अलग कैंटनों में इनके कार्य अलग अलग हैं। ये सामान्यतः क्या काम करती है? संविधान का आंशिक या पूर्ण संशोधन। संविधान का आंशिक और पूर्ण संशोधन जब होता है तब उसमें हमने देखा था कि जनमत संग्रह अनिवार्य है और जनमत संग्रह में मतदाताओं का
तथा कैंटनों का बहुमत जरूरी है। तो ये लोकसभाएं ये जनमत संग्रह का कार्य करवाने में हेल्प करती हैं। कानूनों का निर्माण करती हैं, कर निर्धारण, ऋण लेना, अनुदानों को स्वीकार करना आदि कार्य भी करती हैं। नए पदों की स्वीकृति करती है, कार्यपालिका और न्यायाधीशों का चुनाव करती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये लोकसभाएं जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो काम संसद का है, जो काम विधायिका का है, वह प्रत्येक कार्य यह सभाएं करती हैं। जनमत संग्रह। जनमत संग्रह में जनता से ये पूछा जाता है किसी प्रस्ताव पर कि वो इन्हें मंजूर है या नहीं है, यानी सिर्फ हाँ या ना का विकल्प रहता है। वो उसमें कोई कांट छांट या अपनी ओपिनियन प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो जनमत संग्रह केंद्र में हमने देखा था, भले वो संविधान संशोधन का मामला हो या कुछ अन्य हो, में अनिवार्य था, और कुछ कानूनों के मामले में ऐच्छिक जनमत संग्रह का प्रावधान था। कैंटनों में, सभी कैंटनों में संविधान संशोधनों के लिए जनमत संग्रह आवश्यक है। साधारण विधियों के लिए जनमत संग्रह की व्यवस्था 9 कैंटनों और 1 अर्ध कैंटन में है। यानी टोटल स्विट्जरलैंड में कितने कैंटन हैं? 20 कैंटन और 6 अर्ध कैंटन है। तो 20 में से 9 कैंटनों में है और 6 में से 1 अर्ध कैंटन में जनमत संग्रह का प्रावधान है। आरंभक के अंतर्गत क्या होता है? जनता स्वयं कानून का मसौदा पेश करती है और उस कानून पर संसद अपनी स्वीकृति देती है। तो कानून का मसौदा पेश करने का जो प्रावधान है वह आरंभक कहलाता है। जिनेवा के अतिरिक्त सभी कैंटनों में संविधान संशोधन तथा कानून बनवाने के लिए आरंभक की व्यवस्था है। जिनेवा में केवल संविधान संशोधन के लिए ही आरंभक है। आरंभक के लिए भिन्न मात्रा में मतदाताओं का समर्थन आवश्यक है। जैसे बर्न में संविधान संशोधन के लिए 15,000 तथा विधि आरंभक के लिए 12,000। संविधान संशोधन से आरंभक का मतलब है कि जनता संविधान संशोधन का मसौदा तैयार करके संसद को देती है, और विधि निर्माण आरंभक से तात्पर्य है कि साधारण विधि के लिए मसौदा तैयार करके, मसौदा यानी प्रारूप कि ये ऐसा ऐसा संशोधन हम चाह रहे हैं, फिर वो संसद के पास जाता है या विधानमंडल के पास जाता है, और वह उस पर अगर स्वीकृति देती है तो फिर वह जनमत संग्रह के लिए जाता है, और जनमत संग्रह के बाद बिल पारित हो जाता है। जनमत समर्थन के साथ ही वह संविधान संशोधन या साधारण विधि हो जाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थन में तर्क। हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र और कि तीनों उपकरणों का केंद्र और कैंटनों में कैसे कैसे क्या क्या प्रावधान है वो देखिए। अब हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जो अनूठापन है स्विट्जरलैंड का, वो क्या गुण और क्या दोष हैं। तो स्विस मॉडल की अच्छाई और बुराइयां देखते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विशुद्धतम रूप है। यस, डेफिनेटली इट इज़ ए प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय पीपल। और जनता का कानून, जनता का शासन सबसे ज़्यादा विशुद्ध रूप में डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ही परिलक्षित होता है। तो यह लोकतंत्र का विशुद्धतम रूप है। राजनीतिक प्रशिक्षण, यस, पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है। लोग जब किसी कानून पर इकट्ठे होते हैं, किसी कानून का मसौदा तैयार करते हैं या किसी जनमत संग्रह के लिए अपना विचार बनाते हैं कि वो उनके फेवर में है या विरोध में है, तो इन सारी प्रोसेस में से जो सहभागिता होती है, जो पब्लिक विमर्श, जो सार्वजनिक विमर्श पैदा होता है, पब्लिक डिस्कोर्स डेवलप होता है, उन सब से पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है। जनता राजनीतिक रूप से प्रशिक्षण उन्हें हासिल होता है। सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि होती है। यस, जो जितने भी प्रकार का विचार विमर्श है या जनमत संग्रह हो, भले ही नए कानून जनता के द्वारा आरंभ करने का प्रावधान हो या लैंडजिस माइंड का प्रावधान हो, इन सब से प्रक्रियाओं से जो विधायिका है या कार्यपालिका है वो जनता के प्रति अकाउंटेबल होती है। नागरिक स्वाभिमान की भावना जागृत होती है जब जनता स्वयं
कानून निर्माण जैसे गंभीर कार्य करती है तो डेफिनेटली उनमें स्वाभिमान और उत्तरदायित्व दोनों का भावना का विकास होता है। स्वाभिमान तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, उनमें वह क्षमता विकसित होती है, एजुकेशन हासिल होती है और कि इससे विधायिका की निरंकुशता पर नियंत्रण लगता है। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ होता है वहाँ एक चुनाव के बाद में दूसरे चुनाव के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, वो 5 साल का अंतर होता है। तो इन 5 सालों में जनता के पास कोई ऐसा साधन नहीं है जो विधायिका को अकाउंटेबल रखे या उसे नियंत्रण में रखे। तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल बाद में पुनर्निर्वाचन का जो डर है वही उन्हें अकाउंटेबल रखता है। तो इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह एक बड़ी कमी है कि व्यवस्था है वह अकाउंटेबल नहीं होती, जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी, ज़्यादा उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। जब एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में रिकॉल यानी चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस करने की शक्ति, जैसे स्विट्ज़रलैंड के 2 कैंटन में सीनेट को भेजे हुए बंदों को रिकॉल करने की शक्ति है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर जनमत संग्रह के द्वारा जनता उसको खारिज कर सकती है या अपना मसौदा पेश कर विधायिका को गाइड कर सकती है कि आप कानून ऐसे बनाइए। तो इस प्रोसेस से विधायिका की निरंकुशता पर नियंत्रण होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरोध में तर्क, ये हमने देखे कि हाउ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ गुड फॉर पीपल और गुड फॉर अकाउंटेबल गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह दोष रहित है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरोध में भी तर्क हैं कि इसमें क्या होता है कि व्यवस्थापिका का स्थान गौण हो जाता है, और व्यवस्थापिका का स्थान जब गौण हो जाता है तो उसमें उत्तरदायित्व में वृद्धि की बजाय उसमें एक तरीके से गैर गंभीरता आ जाती है, और वह अपने कानून निर्माण जैसे गंभीर कार्य को उतनी गंभीरता से नहीं लेती जितना कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में विधायिका लेती है। शासन में विलंब होता है क्योंकि कानून निर्माण और ज़्यादा लंबा हो जाता है। दूसरा, जनता से शासन कला की आशा व्यर्थ है, यानी शासन कला और विधि निर्माण जो कार्य हैं, विधि निर्माण और शासन कला, विधि निर्माण और शासन कला ये दोनों कार्य हैं, ये विशेषज्ञता की आशा करते हैं, यानी विशेषज्ञता की रिक्वायरमेंट रहती है, और दोनों गंभीर प्रवृत्ति के कार्य हैं। तो ये कार्य आम जनता से इनकी आशा करना एक तरीके से गलत है, क्योंकि जनता में विशेषज्ञता नहीं होती। यह प्रणाली खर्चीली प्रणाली है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अगर छोटे छोटे इश्यूज़ पर हर बार जनमत संग्रह करवाया जाए तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। शक्ति और दायित्व में समन्वय का अभाव है। यहाँ क्या है कि दायित्व जनता का है। जब दायित्व जनता का है तो, और शक्ति भी एक तरीके से जनता में निवास करती है। तो जनता में जो दायित्व निवास करना वास्तव में अमूर्त है। यह अगर किसी संस्था में निवास करता है तभी इसको मूर्त रूप मिलता है, और संस्था के रूप में जितना दायित्व है अगर विधायिका का है तो चूंकि उसमें शक्ति निवास नहीं करती, इसलिए उसका दायित्व का अच्छा समन्वय नहीं हो पाता। जनता की उदासीनता रहती है, बार बार मत डालने से जनता उदासीन हो जाती है। बड़े लोकतंत्रों के लिए संभव नहीं है। देखिए छोटे लोकतंत्रों में जहाँ, अब जैसे स्विट्ज़रलैंड के लिए देखें तो 1 लाख लोग आरंभ कर सकते हैं, और स्विट्ज़रलैंड में पॉसिबल है कि लोकसभाएं बने, सारे लोग इकट्ठे होकर एक सभा के रूप में इकट्ठे हों और वो मत निर्माण करें। लेकिन क्या भारत जैसे लोकतंत्र के लिए संभव है, जहाँ एक MP की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं? तो क्या 10 लाख लोग एक स्थान पर या एक सभा में इकट्ठे होकर कानून निर्माण या शासन संचालन के बिंदुओं पर सहमत हो सकते हैं? नहीं हो सकते।
संख्या बहुत ज़्यादा है और इतने ज़्यादा लोगों का किसी एक बिंदु पर सहमत होना असंभव सा कार्य है। अत्यधिक राजनीतिक सक्रिय आती है। अत्यधिक राजनीतिक सक्रियता से क्या होता है कि व्यवस्था टूटने का भी डर रहता है। आप एमए के दौरान पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डीके, हंटिंगटन का पॉलिटिकल डीके का कॉन्सेप्ट है कि कैसे अत्यधिक सक्रियता या जनता की ज़्यादा डिमांड व्यवस्था के विकास होने से पहले अगर विकसित हो जाती है तो वह व्यवस्था भंग हो जाती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।